छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह भी एक कोशिकांग है। हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों को हम बता रहे हैं। आज के कोशिकांग के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलता है और आपकी स्टडी लगातार बनी रहे। ठीक है, हम अपने वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी की जो साइटोलॉजी है उस साइटोलॉजी के एक एक चैप्टर को कंटिन्यू एक के बाद एक क्रम से बताते हैं ताकि आपकी लगातार एक के बाद एक जो डाउट्स होते हैं वो लगातार क्लियर होते जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। इसमें हम आज चर्चा करेंगे लाइसोसोम के बारे में, जिसे सामान्यतः हम जानते हैं कि इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमने शुरू में बताया कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं लाइसोसोम को कहते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है और लगभग कह सकते हैं कि साइंस वाले किसी भी एग्जाम में साइंस का टॉपिक है तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, देखते हैं लाइसोसोम, जिसको हम हिंदी में लयनकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? लयनकाय। लाइसोसोम जो शब्द होता है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों लाइसो और सोम से मिलकर बना होता है, जिसमें लाइसो शब्द का अर्थ होता है डाइजेस्टिव और सोम शब्द का होता है बॉडी, मतलब पाचन करने वाला भाग या कह सकते हैं शरीर। ठीक है, इसलिए क्या करता है कि कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं या कह सकते हैं कि कोशिका में जो जैविक क्रिया होती है उसमें जो पाचन की क्रिया होती है उस पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह कोशिकीय पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं। अगर बात करें जो लाइसोसोम होता है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? लाइसोसोम की उत्पत्ति मतलब कोशिका में यदि उत्पन्न होगा तो किसके द्वारा होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर कहते हैं, तथा गोल्गी बॉडी, जिसे हमने जीबी कहा था। अपने पिछले वीडियो में जब हमने बताया था ईआर के बारे में और गोल्गी बॉडी के बारे में, तो हमने कहा था इनको शॉर्ट में ईआर और जीबी कहते हैं। तो लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्गी बॉडी से होती है। किससे होती है? इससे होती है। सबसे पहला फैक्ट सामने आया कि लाइसोसोम जो उत्पन्न होता है कोशिका के अंदर किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा इसमें कहा गया या दूसरा बताया गया इसके बारे में जानकारी कि सर्वप्रथम जो लाइसोसोम है इस लाइसोसोम को इसे सर्वप्रथम कह सकते हैं, इसे सर्वप्रथम डी डुबे, एक वैज्ञानिक थे डी डुबे, इन्होंने सन 1955 में कब देखा था? 1955 में जंतु कोशिका, किसमें? जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में देखा था। ठीक है, दोनों में कह सकते हैं कि लाइसोसोम को सर्वप्रथम डी डुबे ने सन 1955 में जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में क्या लिखा था? सूक्ष्म कोशिका द्रव्यीय कोशिकाओं के रूप में, सूक्ष्म कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग। सूक्ष्म कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग से आशय है कि कोशिका जो द्रव्य होता है उस द्रव्य में ये सूक्ष्म रूप से पाया जाता था। ठीक है, तो कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग के रूप में देखा। किसने देखा?
डी दुबे ने कब देखा? 1955 में देखा। किसमें देखा? जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में। किस रूप में देखा? सूक्ष्म कोशिका द्रव्य कोशिकाओं के रूप में देखा। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, जो कह सकते हैं कि वैज्ञानिक कौन थे? डुबे ही थे। वैज्ञानिक कोई नए नहीं आए थे, क्योंकि यही इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो डुबे नामक वैज्ञानिक ने इसमें लाइसोसोम में पाचक एंजाइमों की उपस्थिति का पता लगाया। किसका पता लगाया? डुबे, डी दुबे ही कह सकते हैं। जो डुबे नामक वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक थे, ने ही इसमें पाचक एंजाइमों की उपस्थिति पता लगाया। ठीक है, किसने पता लगाया कि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो डी दुबे ही थे। यहाँ पे हम पूरा नाम लिखते हैं। डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और क्या कहते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाने के कारण इसे नाम क्या दिया? लाइसोसोम नाम दिया। डी दुबे ने बताया कि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, पता लगाया था, उपस्थिति का पता लगाया था, और इसे क्या कहा था? और इसे लाइसोसोम नाम दिया था। किसने दिया था? डी दुबे ने। ध्यान दें, डी दुबे ने ही इसे जंतु कोशिका, पादप कोशिका में सूक्ष्म कोशिका द्रव्य कोशिकाओं के रूप में देखा था, और डी दुबे ने इसे पाचक एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसको क्या लगाया था? लाइसोसोम नाम दिया था। तो दोनों ही डी दुबे। इसके बाद अगला पॉइंट बता सकते हैं इसके बारे में कि पौधों में यह ईस्ट कोशिका, पादप में यह YEAST ईस्ट कुछ कवकों जैसे न्यूरोस्पोरा, कुछ कवकों की बात करें ईस्ट में, पौधों की बात करें तो पादप ये क्या होते हैं? अप्रकाश संश्लेषी पादप है। तो ईस्ट में कुछ कवकों जैसे न्यूरोस्पोरा, इसके साथ ही कुछ हरी शैवालों में पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि मतलब लाइसोसोम जो होता है वो ईस्ट कोशिका में पाया जाता है, कुछ कवकों की कोशिकाओं जैसे न्यूरोस्पोरा में पाया जाता है, और कुछ हरी शैवालों में भी पाए जाते हैं। इसके बाद ये बताया गया कि पादप कोशिकाओं में जो लाइसोसोम होता है, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो पादप कोशिका होते हैं, पादप कोशिकाओं में जो लाइसोसोम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे कोश के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये समान रूप से किस प्रकार पाए जाते हैं? ये इस प्रकार होती है, इसकी एक थैली होती है, और ये इस प्रकार होता है एक छोटा सा, जिसमें लगभग अंदर की ओर 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिन्हें पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार की कोशिका से मिलकर, ये जो है खाली स्थान होता है, ये वैक्यूल होते हैं, और इसे कहते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम होता है। तो ये थैलीनुमा संरचना होती है, बहुत सूक्ष्म थैलीनुमा संरचना होती है। इसलिए कहा गया कि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है से घिरे कोश के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कोश है, चारों से घिरा है, इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना में ही हमने बात किया कि क्या होते हैं, लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और जिनमें बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ये बताया हमने। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना देखिए इसकी, तो कह सकते हैं कि यह गोलाकार माइक्रोबॉडी अर्थात सूक्ष्म संरचना है। क्या संरचना है? गोलाकार सूक्ष्म संरचना है।
तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गोला नहीं बनाया है, लेकिन गोलाकार होता है, गोलाकार सूक्ष्म संरचना होती है जो एक परत वाली लाइपोप्रोटीन की, जो एक परत, ये एकहरी परत बनाई है हमने, ना कि दोहरी, दोहरी होती है इस प्रकार होती, एकहरी होती है, जो एक परत वाली लाइपोप्रोटीन झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो भाग है लाइसोसोम जो है वो एकहरी एक झिल्ली के द्वारा घिरी है। इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में दूसरा पॉइंट बताया गया कि इसमें लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से एंजाइम, जैसे आप बता सकते हैं प्रोटीएज, प्रोटीएज जो प्रोटीन का पाचन करता है, ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइडेज, इसके बाद राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लियस के बाद पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, राइबोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज। इसके बाद पाया जाता है फास्फेटेज, फेटेज तथा सल्फेटेज आदि। मतलब 24 प्रकार के जो एंजाइम, पाचक एंजाइम पाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीएजेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, फास्फेटेज तथा सल्फेटेज पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अगर इन सभी एंजाइमों की उपस्थिति क्या होती है कि ये सभी जो एंजाइम जो पाए जाते हैं, ये सभी क्या होते हैं कि एंजाइम समान रूप से अम्ल की उपस्थिति में, ये सभी एंजाइम अम्ल की उपस्थिति, मतलब यहाँ पे अम्ल नहीं होगा तो कौन सी क्रिया नहीं होगी, तो आप बता सकते हैं कि ये सभी एंजाइम अम्ल की उपस्थिति में ही, यहां पे लगा में ही, अम्ल की उपस्थिति में ही क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। मतलब आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं, इसमें अंदर भरे हुए हैं, ये 24 प्रकार के एंजाइम कब क्रियाशील होंगे? जब यहाँ पर अम्ल पाया जाएगा, और यदि अम्ल नहीं होगा तो ये 24 प्रकार के जो एंजाइम पाए जाएंगे परंतु ये क्रियाशील नहीं होंगे। ठीक है, तो समान तौर पे अगर हम बात करें तो लाइसोसोम की उत्पत्ति जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्गी बॉडी से होती है। इसे सर्वप्रथम डी दुबे ने 1955 में जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में सूक्ष्म कोशिका द्रव्य कोशिकाओं के रूप में देखा था। डी दुबे ने ही इसे पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों के बारे में पता लगाया और इसे लाइसोसोम नाम दिया। पादप में यह ईस्ट, कवकों में न्यूरोस्पोरा और कुछ हरी शैवालों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम जो होता है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे कोश के रूप में पाया जाता है, जिसकी संरचना लगभग गोलाकार सूक्ष्म संरचना होती है, जो एक परत वाली लाइपोप्रोटीन के आवरण के द्वारा घिरी होती है। इसमें लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीएजेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, फास्फेटेज तथा सल्फेटेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्ल की उपस्थिति में क्रियाशील होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है तो हम समान तौर पर बता सकते हैं कि यह क्या करता है? कोशिकीय पाचन में सहायक होता है, अर्थात कोशिका में जो मृत कोशिकाएं बनती हैं, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे शरीर में, उन मृत कोशिकाओं, कोशिका के अंदर जो मृत कोशिकांग पाए जाते हैं उन कोशिकाओं का पाचन करती है। सबसे पहला आप बता सकते हैं इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करती है? कोशिकीय पाचन का कार्य करती है। दूसरा, इसमें पाए जाने वाले जो कह सकते हैं कि जो पाचक एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं? कोशिकीय पाचन की क्रिया करते हैं।
और किसी कारण से यदि जो एक झिल्ली होती है, ये जो इकाई झिल्ली होती है, ये किसी कारण से यदि फट जाता है तो इसके अंदर पाए जाने वाले 24 प्रकार के एंजाइम हैं, ये कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और कोशिका द्रव में पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। इससे कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं कि अगर ये थैली फटने पाई तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो सभी एंजाइम निकलकर कोशिका में पाए जाने वाले अन्य कोशिकाओं का भी पाचन कर देंगे, जिससे कोशिका मर जाएगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह क्या करता है, बाह्य कोशिकीय पाचन में भी सहायक होता है, अर्थात कोशिका के बाहरी पाचन की क्रिया में सहायक होता है। जैसे ईस्ट में क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो कोशिका के बाहर आते हैं, किण्वन की क्रिया करते हैं। तो ईस्ट में जो किण्वन की क्रिया हो रही है उसमें क्या है, लाइसोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये कोशिका बाह्य कोशिकीय पाचन में भी सहायक होते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम में अपने ही समान कोशिकाओं के पाचन करने की क्षमता होती है। एक थोड़ा सा पॉइंट है कि लाइसोसोम में क्या होता है, अपने ही समान कोशिकाओं के पाचन करने की क्षमता होती है, जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। अपने ही समान कोशिकाओं के पाचन करने या पाचन करने की क्षमता ऑटोफेजी कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑटोफेजी, ऑटोफेजी कहलाती है। ठीक है। निषेचन के समय जब निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात शुक्राणु का अंडाणुओं के साथ संलयन होता है, तो इस संलयन की क्रिया के दौरान जो लाइसोसोमल कह सकते हैं कि एक्रोसोम, जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम से लाइसोसोमल एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। तो निषेचन की क्रिया में शुक्राणुओं के एक्रोसोम के द्वारा लाइसोसोमल एंजाइम का स्त्राव किया जाता है, जो लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक है। तो ये था लाइसोसोम और उसकी उत्पत्ति और उसके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।